Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach, and once again you all are welcome to Spoken English Basic Level course. Now here in vocabulary building we are on day 19, which means अभी तक हमने बहुत सारे words 18 into 5, just imagine we have like read so many words, उसके हमने बहुत सारे मीनिंग्स देखे हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन देखे हैं, तो आपका जो वोकेबलरी नॉलेज है वो कितना अच्छा हो गया है, कितना एनहांस हो गया है, राइट? सो लेकिन क्या अगर आपने इसको रिविजन नहीं किया है तो फिर ये नॉलेज एनहांस नहीं हुआ है. ये नॉलेज आपको मिला तो है लेकिन आप भूल जाओगे, बिकॉज दैट इज़ हाउ इट इज़. सो गाइज प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग एंड वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद आवर डे 19 word 1. The first word here is fluent. Fluent. Okay, it's fluent. Okay, fluent ऐसा नहीं बोलेंगे इसको, बहुत सिंपल है. यू नो दिस वर्ड, इट्स फ्लुएंट. फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहता हूँ. मतलब होता है धारा प्रवाह बोलना, प्रवाहमय. टू स्पीक ईजीली, टू स्पीक फ्लुएंटली, मतलब बिना रुके, बिना घबराए, बिना हिचकिचाहट के. She, being a trained public speaker, is quite fluent with words and sentences. वो क्योंकि वो एक trained public speaker है तो वो बहुत ही fluently words और sentences बोलती है. She made a fluent speech without notes. उसने fluent speech दी थी without notes. Usually क्या होता है, लोग notes carry करते हैं speech अगर उन्हें देनी होती है तो, लेकिन उसने without notes एकदम fluent speech दी थी. Now it is a very easy word for you to create sentences. Try. The next word that we have here is permanent. Permanent. Permanent नहीं हाँ, permanent. Permanent. फिर से बोलो, permanent. Good job. अब permanent का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो टेम्पररी नहीं हो, जो स्थायी हो, जो हमेशा के लिए हो. जैसे कि permanent का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि हमारा जो सन है, ठीक है, इट इज़ देयर, ये हमारा सोलर सिस्टम है, लेकिन परमानेंट तो हम उसे भी नहीं कह सकते. सो परमानेंट इज़ माई लव फॉर यू गाइज. इट इज़ परमानेंट, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज. सो मीनिंग लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और फॉर एवर, दैट विल नॉट चेंज. शी मेड अ परमानेंट होम इन दिस कंट्री. सो एक कोई भी फीमेल थी जो लेट्स से कि वो लंदन से इंडिया आई, उसको इंडिया इतना पसंद आया कि वो इंडिया में आके बस गई, तो उसने अपना परमानेंट होम यहीं बना लिया. देयर इज़ नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज. ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन, कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट. देयर इज़ नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज. सिर्फ बदलाव ही एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा होता रहता है, विच इज़ परमानेंट. सो यू अग्री और नो? डू यू अग्री विथ मी? आप देखना, कोई भी चीज़ होगा, कोई भी, चाहे कोई रिलेशनशिप है, कोई सामान है, सो नथिंग इज़ परमानेंट, दे कीप ऑन चेंजिंग, राइट? द नेक्स्ट थिंग इज़ रेमेडी. रेमेडी, रेमेडी नहीं, रेमेडी. रेमेडी है ना, से इट अगेन, रेमेडी. ना रेमेडी का मतलब होता है उपचार. जैसे कि यार ये जो डिसीज़ है ये बहुत जल्दी फैल रही है, वी नीड अ रेमेडी फॉर दिस. यार ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है, वी नीड अ रेमेडी फॉर दिस. सो इसका मतलब होता है अ सक्सेसफुल वे ऑफ क्योरिंग एन इलनेस और डीलिंग विद अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी. अगर आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हो तो अब आपको उसके लिए एक रेमेडी चाहिए, मतलब सोल्यूशन चाहिए, उसका उपचार चाहिए. एग्जाम्पल देख लेते हैं. द प्रॉब्लम वॉज बियॉन्ड रेमेडी. द प्रॉब्लम वॉज बियॉन्ड रेमेडी का मतलब है उस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं था. अ रेमेडी फॉर द कॉमन कोल्ड इज रेस्ट एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स. जैसे अगर किसी को कॉमन कोल्ड हो गया, मतलब बेसिक सर्दी खांसी, तो उसका रेमेडी क्या होता है, खूब सारा पानी पियो, मतलब खूब सारा फ्लूइड लो और उसके अलावा रेस्ट लो, दैट इज़ द रेमेडी. तो ये रेमेडी मतलब बहुत ईजी है, लेकिन अब आप इसको यूज़ कैसे करोगे? जैसे कि यार मेरे को ना, मेरी आईज जो है ना उसमें वो हो गया है, स्टाई हो गया है, तो तुम्हें इसकी कोई रेमेडी पता है ना? कोई सॉल्यूशन पता है? नहीं, कोई इसकी रेमेडी पता है? या फिर आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा वीक हो रहा है, डू यू नो सम रेमेडी सो दैट आई कैन एनहांस माई कॉन्सेंट्रेशन? सो नाउ यू क्रिएट योर सेंटेंसेस. द नेक्स्ट वर्ड फॉर अस इज आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट, इट्स लाइक आर्ग्यूमेंट. अब देखो इसमें अगेन ज का साउंड नहीं है, इट इज़ आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट, देखो बिना र के बोलो, आर्ग्यूमेंट. Argument, right, that is the pronunciation, the argument. So an angry discussion between two or more people who disagree with each other. दो लोगों के बीच में अगर थोड़ी गंदी बहसबाजी हो रही है जिसमें दोनों को गुस्सा आ रहा है, दोनों एक दूसरे की बात से अग्री नहीं कर रहे, उसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट.
They were deeply involved in an argument about inflation. Inflation का मतलब होता है महंगाई, तो दोनों जो है महंगाई के बारे में एक बहुत ही मतलब एक आर्ग्यूमेंट में बिजी थी. लीला हैड एन आर्ग्यूमेंट विद हर फादर अबाउट पॉलिटिक्स. लीला का अपने पापा से बहस हो गई. आर्ग्यूमेंट हो गया किस टॉपिक पे? पॉलिटिक्स पे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद द मैनेजमेंट कि नहीं, हमें जो है ये जो कोर्स है इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहिए. या फिर आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद माई कलीग्स व्हेन दे टोल्ड मी कि अरे आप इतना लोड क्यों ले रही हो बच्चों को पढ़ाने का, बिकॉज दिस इज़ माई जॉब एंड आई वॉन्ट टू डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे. सो ये जो आर्ग्यूमेंट है इसका मतलब होता है बहस हो जाना, जहाँ दोनों एक दूसरे की बात से अग्री नहीं करते हैं. द नेक्स्ट वन हियर इज बैनिश. बैनिश का मतलब हो जाता है किसी भी चीज़ को किसी से निकाल देना, एक्सपेल कर देना, ख़त्म कर देना. जैसे कि आई वॉज बैनिश्ड टू एंटर द मॉस्क. मुझे बिंग लाइक जैसे मुझे उस मस्जिद में जाना से मना कर दिया गया था, एक्सपेल कर दिया गया था. या फिर हमारी क्लास में एक लड़का था, वो इतना ज़्यादा शैतान था कि उसको स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया, मतलब उसे स्कूल से निकाल दिया गया. He was banished to another country as whatever he had done did not confine to the law. उसको उसकी कंट्री से ही बैनिश कर दिया गया था, मतलब उसको कंट्री से निकाल दिया क्योंकि जो भी उसने किया वो कानून के खिलाफ था. ठीक है. कन्फाइन, डिड नॉट कन्फाइन टू द लॉ का मतलब होता है जो कानून था उसके अकॉर्डिंगली उसने काम नहीं किया. ही वॉज बैनिश्ड फ्रॉम कोर्ट. उसे कोर्ट से ही निकाल दिया कर. उसने कोर्ट में बदतमीजी करी होगी तो कोर्ट से उसको बैनिश कर दिया किया, मतलब एक्सपेल कर दिया गया. आर वी क्लियर विद दिस? चलिए, नाउ वी हैव द ईडियम फॉर द डे. बी अ फ्लाई ऑन द वॉल. बी अ फ्लाई ऑन द वॉल. फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं तुम्हें ना वो एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ. यार यू नो वॉट, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ शाहरुख खान. like huge fan of Shah Rukh Khan. I wish I was a fly on his wall. I wish I was a fly on his wall. मतलब काश मैं उसके so that मैं उसे देख पाती और मैं उसको सुन पाती. I wish I was a fly on his wall. तो to be a fly on somebody's wall का मतलब होता है to watch something happen without anyone knowing you are there. आप किसी चीज़ को देख रहे हो, किसी चीज़ को होता हुआ देख रहे हो, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा है कि आप वहाँ पे हो. So like if Shah Rukh Khan is going for meetings, he's getting ready, he's like talking, he's eating. So I wish I was a fly on his wall. किसी को पता भी नहीं चलता मैं वहाँ पे हूँ और मैं देख पाती कि वो कैसे जीता है, क्या करता है, and all those things. सेंटेंस देख लेते हैं इसका. I would love to be a fly on the wall in John's house. I would love to be a fly on the wall in John's house. लेकिन जैसे आपने मान लो आप कोई पुलिस ऑफिसर हो, ठीक है, और जॉन जो है ना आपको उस पर शक है कि ज़रूर ये जो है कुछ करप्शन में इन्वॉल्व है, तो आपने बोला आई विश आई वॉज अ फ्लाई इन जॉन्स हाउस. मतलब फ्लाई ऑन द वॉल इन जॉन्स हाउस. क्यों? क्योंकि आपको जानना था कि जॉन जो है किस चीज़ में इन्वॉल्व है. राइट? To be a fly on the wall is our idiom. Now let's check out the proverb for the day. This is beauty is in the eye of the beholder. कोई बच्चा जो होता है ना, वो चाहे हमें बोले, हम बोले अरे यार कितना अगली, ओ माय गॉड उसको कितने पिंपल्स हैं, ओ माय गॉड ही लुक्स सो बैड, लेकिन उसकी माँ को हमेशा बहुत खूबसूरत दिखेगा, उसकी माँ को हमेशा बहुत सुंदर दिखेगा. कुछ लोगों को रोजेस नहीं पसंद होते तो दिल से कि अरे यार ये कैसे लग रहे हैं, लेकिन जिनको रोजेस बहुत पसंद है दिल से वाओ इट्स सो प्रिटी. कुछ लोगों को पिंक पसंद नहीं होता लेकिन कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है. कुछ लोगों को कोई जैसे एक पेड़ है जिसमें कोई भी पत्तियां नहीं है, आप देखोगे बोलोगे यार ये क्या पेड़ है, लेकिन एक फोटोग्राफर आता है वहाँ पे और बोलता है ओ माय गॉड कितना पिक्चरिस्टिक व्यू है, ये कितना अच्छा लग रहा है. तो जो खूबसूरती होती है ना वो इंसान की आँखों में होती है. मतलब आप किसी चीज़ को किस तरीके से देख रहे हो वो आपके अंदर होता है. मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नफ़रत है, तो मेरे को एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर भी ब्यूटीफुल नहीं लगेगा, मतलब हाँ ठीक है है. सो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर. जो देख रहा है उसकी आँखों में होती है. यू मे नॉट लाइक माई न्यू जैकेट. हो सकता है तुम्हें मेरी नई जैकेट अच्छी नहीं लगे, बट ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बिहोल्डर. मतलब ब्यूटी जो है मेरी आंखों में तो है, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है. एंड दैट इज़ इट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ बिफोर आई एंड दिस देयर इज़ समथिंग दैट आई वांट टू टेल यू. जो हमने लास्ट प्रोवर्ब पढ़ा, गाइज ऑल ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम दीज डेज. मोस्ट ऑफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम दीज डेज. आप अपनी कोई पिक्चर अपलोड करते हो, समटाइम्स यू गेट अ लॉट ऑफ लाइक्स, समटाइम्स यू डू नॉट गेट अ लॉट ऑफ लाइक्स.
फिर क्या होता है, जब आपको बहुत सारे लाइक्स आ जाते हैं, आपको लगता है यार मेरी ये पिक्चर तो बहुत अच्छी आई है, सब ने इसे बहुत लाइक किया। कोई पिक्चर आपको लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत अच्छी आई है, लेकिन जब आप उसको पोस्ट करते हो कभी कभी उसमें बिल्कुल लाइक्स नहीं आते और आपको क्या लगता है अरे यार ये पिक्चर तो अच्छी नहीं आई थी। आप ना अपनी क्वालिटीज़ को, या आप जैसे दिख रहे हो, आप जैसे हो, इफ़ यू फील नहीं यार मैं बहुत पतला हूँ, मुझे मुझे थोड़ा सा जिम जाने की ज़रूरत है, अरे नहीं यार मैं बहुत मोटा हूँ, आप जैसे हो अपने आप को एक्सेप्ट करो। सबसे पहले दिस थिंग, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, स्टार्ट्स विथ यू। फर्स्ट स्टार्ट टू लव योर सेल्फ, स्टार्ट टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। अगर आप अपने बारे में अच्छा फील नहीं करोगे तो कोई और आपके बारे में अच्छा कैसे फील करेगा। हम वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं जो हम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो हम अपने आप को जब प्यार देंगे तो हम अपने आप को बहुत सारा प्यार हर तरफ से अट्रैक्ट करेंगे। और ये इंस्टाग्राम पे जो लाइक्स होते हैं, जो आपके कमेंट्स होते हैं ना, ये कभी आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं करते। इसीलिए उस चीज़ से प्रभावित होने की जगह व्हाट यू आर सपोज टू डू, बिलीव इन योर सेल्फ, बी गुड टू योर सेल्फ। अपने आप को कभी ये नहीं बोलना यार मुझसे ये गलत हो गया या मुझ में ये अच्छा नहीं है, कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने सबको बड़ा अच्छा बनाया है। बस अपनी तारीफ खुद ही कर लेनी चाहिए, ठीक है। ऑन दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन एंड आई एम गोइंग टू सी यू सून इन आवर नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, बिना प्रैक्टिस के कोई वर्ड याद नहीं होगा। आई एम गोइंग टू टेक योर क्विज एंड ऑफ द वीक। मैं आपका क्विज लेने वाली हूँ जिसमें आपको इन सारे क्वेश्चंस की आंसर्स देने पड़ेंगे। वर्ड के मीनिंग्स नहीं आएंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। चलिए मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।